92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आरती वर्मा की लिखी कहानी मुक्ति, बिना किसी एड ब्रेक के। घर की दहलीज पे बारात पहुंच चुकी है। मैं अपने कमरे में आईने के सामने बैठी एक लड़की का अक्स देख रही हूँ। एक लड़की जिसकी आंखों में खुशियों के दियों की जगह बुझते चिराग का धुआं फैला हुआ है। मैं अपनी बोझल आंखों से अपने सर से पांव तक सजे शरीर को निहार रही हूँ, जिसमें एक घायल रूह श्रृंगार की कई परतों तले दब सी गई है। निशा, चलो मुहूर्त का समय हो गया है, सब तुम्हें देखने को बेताब हो रहे हैं, खासकर तुम्हारे वो। मेरी बचपन की सहेली सुधा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मैं एक आखिरी बार अपने घर, अपने कमरे की एक एक चीज को जी भर के देख लेना चाहती हूँ सुधा। ये कह के मैं अपने कमरे की दीवार पे हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते फेरते दीवार पे कुछ लकीरें उभरने लगीं, मेरी हथेलियों से जरा सा अलग। इस बार मैंने दुआ की कि इसमें प्रेम की लकीर भी जुड़ जाए। सुधा ने अपनी नम हुई आंखें लिए मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, निशा, भूल जा उसको, जो तेरा कभी था ही नहीं, उसको खो देने का गम क्यों? भूल जाऊं? सुधा, ये कहना बहुत आसान है। मैं भी उसको भुला देना चाहती हूं, पर ये जो यादें हैं ना, पीछा ही नहीं छोड़ती, मैंने कहा। सुधा ने अपनी आवाज कड़क करते हुए कहा, नहीं निशा, तुझको उसके साथ साथ उसकी यादों को भी आज अभी यहीं दफन करना होगा। आज से तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। अगर तू इन यादों को साथ ले जाएगी तो ये तेरे जीवन साथी के साथ धोखा होगा। अपना पहला प्यार भुलाना आसान नहीं होता सुधा, एक तरफा ही सही, लेकिन मैं गिरीश में हमेशा अपना जीवन साथी ढूंढती रही और वो मुझको दोस्ती से ज्यादा कुछ न दे सका। और एक दिन अपने प्यार को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया, ये कह के कि वो शादी कर रहा है। उस दिन मैं फूट फूट के रोई थी सुधा। मुझको नहीं मालूम था कि प्यार का मतलब सिर्फ दर्द होता है, ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा, कोई इलाज नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं फिर कभी प्यार कर पाऊंगी, मैंने कहा। तुझे खुद को संभालना होगा निशा, आलोक एक अच्छे इंसान है, मुझे यकीन है कि वो फिर तुझको प्यार पे भरोसा करना सिखा देंगे। सुधा ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी सुधा, मैंने कहा। विदाई के वक्त माँ बाबा के सीने से लग के खूब रोई थी मैं। सुधा के हाथों को कस के अपनी हथेलियों से भींच लिया था मैंने। सुधा के हाथों के साथ साथ धीरे धीरे अपनी गली भी पीछे छूटती जा रही थी। वहां जहां नुक्कड़ पे गोलू के गोलगप्पे खूब गटके थे हमने, जहां पहली बार मेरे और सुधा के कान छेदे गए थे, जहां कैसे सुई देख के अम्मा की गोद में दुबक गई थी मैं, वहां जहां डोलू की नानी रहा करती थी नए घर की पुरानी बरसाती पे, जहां बल्लू की छत पे खूब ब्याह रचाए थे हमने अपने गुड्डे और सुधा की गुड़िया के बीच। एक लड़की के लिए शादी के बाद पीहर के सभी रिश्तों के साथ साथ अपना बचपन, अपनी छोटी छोटी शरारतें, सब किस्से कैसे पीछे छूट जाते हैं ना। मैं गिरीश के साथ जुड़ी सारी यादें पीहर की दहलीज पे छोड़ के माँ बाबा के दुलार, संस्कार और सुधा का यकीन साथ लिए आलोक के साथ कार में बैठ गई। मैं एक नए सफर की ओर जा रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे निशा की शादी हो रही है और वो गिरीश को याद कर रही है जिससे वो प्रेम करती थी, लेकिन जो उसको बदले में प्रेम का इजहार न कर सका, बल्कि किसी और से शादी कर ली। अब आगे। हवा में दौड़ती कार के शीशे को नीचे खिसकाते हुए मैं अपनी धुंधलाई आंखों से बाहर देखने लगी। सड़क के किनारे एक कतार में लगे गुलमोहर के पेड़ तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। अब अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं फिर भी बाहर देखती रही। जाने में बाहर देखने का बहाना कर रही थी या आलोक से मुंह फेर के अपने ना थम रहे आंसुओं को छिपा रही थी। आलोक फिर भी भांप गए थे। लो, पोंछ लो, आलोक ने अपना रुमाल मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। चेहरे पे फैल गए काजल और आंसुओं को पोंछते हुए मैंने रुमाल वापस आलोक की ओर बढ़ा दिया।
बैड मैनर्स। किसी का रुमाल यूज करके बिना धोए लौटाना अच्छी बात नहीं है, आलोक मुस्कुरा के बोले। मैंने झेपते हुए रुमाल वापस अपनी ओर खींच लिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मुझको पता होता कि तुम्हारी आंखों में टीयर्स फैक्ट्री लगी है तो मैं 2-4 रुमाल और साथ ले आता, आलोक ने रुमाल अपनी जेब में रखते हुए कहा। मेरे होठों पे एक मुस्कुराहट तैर गई। आलोक ने एक पल में मेरी नम आंखों को एक मुस्कान दे दी थी। अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, हाय आलोक, उम्र 32 साल, कद 5 फुट 10 इंच, सरकारी नौकर, और बस कुछ घंटों पहले मेरा प्रमोशन हुआ है। बैचलर से जस्ट मैरिड। दोस्ती करोगी मुझसे? मैंने झिझकते हुए हौले से अपना हाथ आलोक की हथेलियों में थमा दिया और जवाब में हल्के से अपना सर हाँ में हिला दिया। बाबा ने बताया था कि आलोक बहुत मिलनसार, खुशमिजाज इंसान है। बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो देने के बाद उनकी परवरिश उनके मामा के हाथों हुई। सरकारी नौकरी के चलते आलोक का ट्रांसफर यहाँ हमारे शहर में हुआ था। हवा की सरसर आवाज और सड़क पे दौड़ती कार की आवाज के सिवा अब कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। मेरे और आलोक के बीच एक चुप्पी फैल गई थी। कुछ ही देर में हमारी कार एक बड़े से नीले रंग के गेट के बाहर आके रुक गई। हमारे शहर की सरकारी कॉलोनी आ चुकी थी। यहाँ एक नए घर के साथ एक नई जिंदगी अपनी बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रही थी। आलोक और मैं कार से उतर के अपने 2nd फ्लोर पे बने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। घर की दहलीज पे मुझको रोकते हुए आलोक ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। ये कह के आलोक घर के भीतर चले गए। 5 मिनट बाद आलोक आरती का थाल लिए मेरे सामने खड़े थे। मैं हैरानी और कुछ नम आंखों से आलोक को देखती रही और वो मेरे चेहरे के सामने आरती का थाल घुमा रहे थे। चलो अब अपने दाएं पैर से इसको गिरा दो, आलोक ने चावल से भरा कलश मेरे सामने रखते हुए कहा। आलते की थाल में पांव रख के मैं धीरे धीरे फर्श पे चलने लगी। मेरे पांव एक नई जमीन का स्पर्श कर रहे थे। सामने दीवार पे आलोक के माँ बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। आलोक मेरा हाथ थाम के उस तस्वीर के आगे ले जाते हुए बोले, माँ, पिताजी, ये आपकी बहू। हमने हाथ जोड़ के उनका आशीष लिया। 2 कमरों के इस फ्लैट में दाईं तरफ बने कमरे में आलोक ने अपनी स्टडी बना रखी थी। कोने की शेल्फ पे रखी रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा से लेके जेन ऑस्टन, शेक्सपियर जैसे महान साहित्यकारों की किताबों से कमरा महक रहा था। सामने दीवार पे एक खिड़की खुलती थी। वहां से दूर तक फैले नीले आसमान की छत तले समंदर की लहरों का शोर साफ सुनाई पड़ता था। मैं खिड़की पे खड़ी थी कि अचानक किसी आवाज से चौंक गई। देखा तो स्टडी टेबल पे पड़ी किताब के पन्ने हवा धड़ाधड़ पलटती जा रही थी। मैं टेबल के पास गई और किताब के पन्नों को अपनी उंगलियों से सहलाकर सीधे करने लगी। तभी मेरी नजर किताब के कवर पेज पे बनी तस्वीर पे जम गई। अमृता प्रीतम। मैं अमृता प्रीतम की किताब कच्ची सड़क हाथ में लिए वहीं खड़ी रह गई। मेरे पांव के तलवे जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे। मेरे हाथ सुन पड़ गए थे जिनसे किताब का बोझ सहन नहीं हो रहा था। अमृता प्रीतम वो कड़ी, वो सिरा था जो मुझको और गिरीश को एक दूसरे के करीब लाया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अभी तक कहानी में आपने सुना कि कैसे निशा गिरीश को, जिससे वो एक तरफा प्यार करती थी, उसको भुला के शादी करके आलोक के साथ अपने नए घर में आ गई है। और नए घर में उसको एक किताब मिली है अमृता प्रीतम की लिखी, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं क्योंकि अमृता प्रीतम वो कड़ी थीं जिनके कारण गिरीश और निशा एक दूसरे के करीब आए थे। अब आगे। उस रोज मैं बुक शॉप पे यही किताब खोज रही थी। बुक शॉप वाले लड़के ने बताया कि उसके पास इस किताब का स्टॉक खत्म हो गया है। तभी मेरी नज़र उसी किताब की एक प्रति पे पड़ी। मैंने झट से उस किताब को दबोचा और लड़के से कहा, यह क्या है? झूठ बोलते हो, मैं अमृता जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझसे छुपा रहे थे? एक्सक्यूज़ मी मैडम, ये मेरी किताब है। मैंने पीछे मुड़ के देखा। हल्की भूरी आंखों वाला एक शख्स होठों पे धीमी मुस्कान लिए मेरे सामने खड़ा था।
ओह आई एम सो सॉरी, ये किताब यहाँ पड़ी थी तो मैंने सोचा, मैंने कुछ डूबते हुए स्वर में कहा। इट्स ओके, आप चाहें तो इसको रख सकती हैं, वो बोला। नहीं नहीं, ये आपकी किताब है, आप रखिए, मैंने कहा। अरे मैं भी आप ही की तरह अमृता जी का फ़ैन हूँ, इस नाते ही सही रख लीजिए, जब पढ़ लेंगी लौटा दीजिएगा, उसने आत्मीयता से कहा। अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर गिरीश, उसने कहा। और आप? मैं निशा, पर मैं आपको लौटाऊंगी कैसे, उसने कहा। गिरीश ने अपनी नीली चेक वाली शर्ट की जेब से कागज़ निकाला और उस पर अपना फ़ोन नंबर लिखते हुए कहा, ये लीजिए मेरा नंबर है, जब चाहे कॉल कर लीजिएगा। मैं मुस्कुरा दी। एक दूसरे को अलविदा कह के हम अपने अपने रास्ते चल दिए। तब मुझको ये नहीं पता था कि हमारा ये छोटा सा परिचय एक दिन दोस्ती में बदल जाएगा। एक हफ्ते बाद जब मैंने किताब लौटाने के लिए गिरीश को फ़ोन किया तो उसने बताया कि पैशन आर्ट गैलरी में उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी है, मैं चाहूँ तो वहाँ आके लौटा सकती हूँ। मैं दोपहर को कॉलेज से लौटते वक्त सुधा के साथ आर्ट गैलरी पहुँच गई। गिरीश मुझको और सुधा को दीवार पे लगी अपनी पेंटिंग्स दिखाने लगा। तभी सुधा मुझको छेड़ते हुए, कोहनी मारते हुए बोली, तो ये हैं आपके वो बुक वाले अजनबी? अरे ये तो पेंटर भी निकला। हाय मेरी अमृता का इमरोज। मैंने थोड़ा झिझकते हुए सुधा को धीमे से झिड़क दिया, तू भी ना सुधा, कुछ भी सोचती रहती है। मैं वाकई उस दिन से गिरीश की पेंटिंग्स की कायल हो गई थी। फिर हमारी मुलाकातों का सिलसिला सा चल पड़ा, कभी आर्ट गैलरी तो कभी कॉफ़ी शॉप। घंटों बैठ के अमृता प्रीतम की कहानियों कविताओं पर दोनों में खूब बातें होती। मेरे मन का एक हिस्सा धीरे धीरे उसकी रूह से जुड़ता जा रहा था। उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा। उसके साथ होती तो खुद के पूरे होने का एहसास होता, और जब वो मुझसे दूर होता तो एक अधूरापन, एक टीस मुझको घेरे रहती। एक शाम कॉफ़ी शॉप में गिरीश कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोला, जानती हो निशा, तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कहता है, पर ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ऐसा लगता है कि कुछ है जो ये छुपाए रहती हैं। मैं इनको अपने कैनवस पे देखना चाहता हूँ, इजाज़त है? गिरीश की बात सुन के एक पल के लिए मैं ठिठक गई। कहीं गिरीश को पता तो नहीं चल गया कि मैं उससे। उस शाम गिरीश मेरा चेहरा हूबहू कैनवस पे उतारने में कामयाब हो गया था। मेरी आंखें तो बनाई, पर उनमें छुपा प्यार नहीं देख पाया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं निशा की। वो आलोक से शादी करके गिरीश, जिससे वो कभी एक तरफा प्यार करती थी, उसकी यादों को भुला के अपने नए घर में आ गई है। और नए घर में अमृता प्रीतम की एक किताब मिलती है। ये वही किताब है जिसके जरिए निशा और गिरीश बहुत वक्त पहले एक साथ आए थे, दोस्त बने थे। अब आगे। निशा, आखिर कब तक यूं खड़ी रहोगी भाई? लगता है मेरा स्टडी बहुत अच्छा लग गया तुमको, नहीं? चलो फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं भी चेंज कर लेता हूं, आलोक ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। मैंने झुंझलाते हुए किताब बंद की और शेल्फ पे रखी बाकी किताबों के नीचे रख दी। उस किताब के साथ गिरीश की यादों को भी दबा देना चाहती थी मैं, पर यादें मेज पे बिखरे कागज की कतरनें थोड़े होती हैं जिनको किसी पेपर वेट के नीचे दबा दिया जाए। कैसे आज उपन्यास के सभी किरदारों के साथ पन्नों के बीच दबी गिरीश की याद भी चली आई थी। मैंने मन ही मन अपने आप से वादा किया कि कुछ भी हो, मैं गिरीश की यादों को अपने आज पे हावी नहीं होने दूंगी। खुद से बातें करते करते मैं कब सोफे पे ही सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह बर्तन की खटपट सुनी तो आंख खुली। किचन में जाके देखा तो आलोक चाय बनाने में मगन थे। किचन की स्लैब पे बेतरतीब पड़े कई डब्बों में से चीनी का डिब्बा खोजने की मुहिम छिड़ी हुई थी। वहां गैस पे रखा चाय पत्ती का पानी उबल उबल के सूख चुका था और बर्तन में सिर्फ काले खौर धुआं ही बचा था। किचन के दरवाजे पे खड़ी आलोक को ये जंग लड़ते देख मेरे होठों पे एक हंसी फूट पड़ी। मैंने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, आलोक आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं, तुम क्यों करोगी? रोज मैं ही तो करता हूं। पर पता नहीं आज क्या हो रहा है, तुम्हारे लिए एक अच्छी चाय बनाने की टेंशन में शायद नर्वस हूं थोड़ा। आलोक अपनी मासूम घबराहट छुपाते हुए बोले। मैंने जला हुआ बर्तन सिंक में रखा और दूसरे बर्तन में चाय चढ़ाते हुए बोली, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं चाय लाती हूँ। नहीं मेम साहब, आज ऑफिस से ऑफ लिया है,
भाई आपके प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है, नहीं? आलोक ने रैक से कप निकालते हुए कहा। न जाने क्यों उनकी ये बात सुन के अच्छा लगा। आलोक चाय का घूंट भर के बोले, वाह क्या चाय है, सच कुछ काम सिर्फ औरतें ही बेहतर कर सकती हैं। मैंने मुस्कुराना चाहा, पर कहीं न कहीं मन की बेचैनी मेरी हंसी को खोखला सा कर रही थी। अच्छा निशा, यहां से कुछ दूर मनसा देवी का मंदिर है, सोच रहा हूं क्यों ना हम आज चले वहां, मां का आशीष भी ले लेंगे और थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, क्या कहती हो? आलोक ने चाय का कप रखते हुए कहा। जी जैसा आप कहें। हम दोनों तैयार होकर मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। ऑफिस आवर्स के चलते प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। इतनी भीड़ की चलने की जरूरत ही न पड़े, जहां भीड़ मुड़ जाए वहीं आप भी साथ घिसटते चले जाएं, फिर चाहे आपको उस ओर जाना हो कि ना हो। आलोक ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, कस के पकड़े रखना, इस भीड़ का कोई भरोसा नहीं है। मैंने अपनी उंगलियां ढीली छोड़ी हुई थी, पर आलोक ने मेरा हाथ अपनी हथेलियों में कस रखा था। मेरे लिए आलोक की ये फिक्र मुझको अच्छी लग रही थी। एक पल के लिए मैं भावुक सी हो गई, पर मन में कुछ चुभ रहा था। क्या आलोक की इस फिक्र, इस चिंता को मैं डिजर्व करती हूं? क्या इस रिश्ते में पूरी ईमानदारी के साथ समर्पित हो पाऊंगी? यह ख्याल लगातार मुझको जकड़े हुआ था। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी थी। हम जैसे तैसे ट्रेन में दाखिल हुए। तभी एक लड़की ने आलोक को पीछे से आके दबोच लिया और कहने लगी, क्यों जा रहे हो तुम, मुझको माफ कर दो प्लीज। आलोक हैरत भरी निगाहों से मुझको घूरे जा रहे थे और मुझको लगा जैसे मेरे पांव तले जमीन खिसक गई हो। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों आज आप कहानी सुन रहे हैं निशा की, जिसकी अभी अभी आलोक से शादी हुई है, और वो गिरीश जिससे वो कभी एक तरफा मोहब्बत करती थी, उसको भुला के अपने नए घर चली आई है। और आलोक आज उसके साथ मेट्रो में मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं। अचानक किसी लड़की ने आलोक को पीछे से आके थाम लिया है और निशा आश्चर्यचकित हो गई है। अब आगे। आलोक की उंगलियां जो अब तक मेरे हाथों को थामे हुए थीं, एकदम ठंडी पड़ गई थीं। आलोक जैसे उस लड़की की ओर पलटे, ओ आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मेरे हस्बैंड है, उस लड़की ने झेंपते हुए कहा। अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी वो। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक जैसी शर्ट की वजह से वो धोखा खा गई थी। बाद में इस वाकये पर मैं और आलोक खूब हंसे, पर सच तो ये है कि उस पल मैं बहुत डर गई थी। अपने प्यार को गंवा देने के बाद आलोक के रूप में एक दोस्त, एक हमदर्द को खो देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं एक बार फिर इन सब से नहीं गुजरना चाहती थी। कहते हैं कि प्रेम से ही बंधन बनते हैं, प्रेम से ही निखरते हैं। आज शादी के 3 महीने बाद भी मेरे और आलोक के बीच प्रेम है या नहीं, मैं नहीं जानती। पर अच्छा लगता है जब मेरे हाथ आटा गूंद रहे होते हैं, आलोक दबे पांव आते हैं और मेरे माथे पे उभर आए पसीने को पोंछ जाते हैं। या कभी कभी जब सब्जी काट रही होती हूँ तो मेरे हाथों से चाकू छीन के कहते हैं, रहने दो ना ये सब, चलो तुम्हारा फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अच्छा लगता है जब मेरे बिना कुछ कहे मेरी उदासी भांप लेते हैं और चुपके से माँ बाबा को फोन करके घर बुलाते हैं। आलोक के साथ इन छोटी छोटी खुशियों को जीना अच्छा लगता है। पर आज भी गिरीश की यादों का बोझ मन को भारी कर देता है। सुबह जब आईने के सामने बाल बना रही थी, आलोक मेरे बालों को खोलते हुए बोले, निशा खुले रहने दो ना इनको, मेरी आंखों को तुम्हारे इन घने बालों में उलझना अच्छा लगता है। आलोक की इस बात ने मुझको जैसे एक बार फिर उस शाम में लाके खड़ा कर दिया था जब गिरीश मुझको अपने कैनवस पे उतार रहा था। तब उसने भी तो यही कहा था। मैंने खींचते हुए तुरंत अपने बिखरे हुए बालों को जूड़े में समेटा ताकि गिरीश किसी भी तरह, किसी भी रूप में मेरे सामने ना आ सके। बाद में मुझको लगा कि इन सब के चलते आलोक को कितना बुरा लगा होगा। फिर एक अपराध बोध मुझको घेर लेता। ये सब मैं क्या कर रही हूं? आलोक मुझको कितना चाहते हैं और मैं, लेकिन उसकी यादों पे मेरा बस नहीं है। वो तो हवा के झोंके की तरह बंद दरवाजे में बने एक छोटे से सुराख से भी भीतर चली आती है। अगले दिन आलोक ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। उनके चेहरे पे आज रोजाना जैसी मुस्कान नहीं, उदासी पसरी हुई थी। आलोक अपने बुझे मन और चेहरे के साथ ऑफिस के लिए निकल गए। मैं अपने बिखरे वजूद के साथ कमरे में बिखरी
बाकी चीजें समेटने लगी। घर के बाकी काम निपटा के आज बाजार जाना था। बुद्ध बाजार से आलोक की मनपसंद भिंडी और कुछ एक आध सब्जी भाजी लेके जैसे ही मैं फ्रूट मार्केट की ओर जाने लगी, तेज बारिश होने लगी। मौसम की ऐसी करवट से सब हैरत में थे। बारिश से बचने के लिए सामने वाले कॉफी शॉप की छत तले बाकी लोगों की तरह मैं भी पहुंच गई। कंधे पर से थैला उतार के मैंने फर्श पे रखा और पर्स से रुमाल निकाल के अपने चेहरे और बालों को पोंछने लगी। तभी मेरी नजर कुछ कदम की दूरी पे खड़े एक शख्स पे जाके टिक गई। गिरीश। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं निशा की। गिरीश से अपने एक तरफा प्यार को भुला के वो आलोक से शादी करके अपने नए घर में आ गई है और बहुत खुश है। आलोक उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रह रह के गिरीश की याद आती रहती है। और आज जब वो बाजार गई है तो बारिश से बचने के लिए जहां खड़ी हुई है वहां अचानक उसने गिरीश को देख लिया है। अब आगे वक्त भी न जाने कैसे कैसे करतब दिखाता है। इस बेमौसम की बारिश ने आज फिर मुझको और मेरे अतीत को एक छत के नीचे लाके खड़ा कर दिया था। पर गिरीश यहाँ कैसे? वो तो शादी करते ही सीमा के साथ कहीं विदेश में सेटल हो गया था। सुधा ने तो यही बताया था। मेरी आंखें मुझको यकीन दिला ही रही थी कि गिरीश मेरे सामने कब आ गया मुझको पता ही नहीं चला। ओ निशा, मुझको मालूम था एक न एक दिन मैं तुमको ढूंढ ही लूंगा। गिरीश ने मेरे कंधों को झकझोरते हुए कहा। तुम तो अरे सारी बातें यहीं कर लोगी क्या? चलो एक एक कॉफी हो जाए, गिरीश बोला। एक लंबे अरसे बाद हम फिर पहले की तरह कॉफी शॉप में थे। आज ना तो वो पहले वाली निशा थी, न गिरीश, न हमारे बीच अमृता प्रीतम। अगर कुछ था तो वो थी एक लंबी सी खामोशी। कॉफी में शुगर क्यूब्स मिलाते हुए गिरीश बोला, कुछ याद आया क्या? उस रोज कॉफी शॉप में जब तुम अमृता प्रीतम की कच्ची सड़क का चौथा पन्ना मुझको सुना रही थी और तुम्हारे हाथ से कॉफी मग फिसल के सीधा मेरी किताब पे आके गिरा था, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। कितना झिड़का था ना तुमने मुझको, नहीं? तुम्हारा गुस्सा अब भी उतना ही गर्म है क्या? गिरीश बोला। मैं मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताओ, सीमा कैसी है? मैंने पूछा। ठीक ही होगी, उसने कहा। होगी मतलब? निशा, दरअसल सीमा और मैं अब साथ नहीं, गिरीश ने डूबते स्वर में कहा। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। साथ नहीं? तुम दोनों तो एक दूसरे को चाहते थे ना, फिर ये सब? ये कहते हुए मेरे गले में कुछ अटक सा गया। सीमा की नजर में मैं एक अनसक्सेसफुल, एक नाकारा आर्टिस्ट हूं जिस पे तरस खा के उसने शादी की थी, गिरीश ने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया शायद ही उसी की सजा है। मेरे साथ मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। गिरीश ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, याद है निशा, मैं तुमसे कहता था ना तुम्हारी आंखें कुछ छुपाए रखती हैं। उस शाम मैं जान गया था कि वो कुछ और नहीं, प्यार था, है ना? क्या तुम जानते थे? मैंने हिम्मत जुटा के पूछा। हाँ, गिरीश की आवाज कुछ भारी हो गई थी। उस वक्त मैं बहुत खुदगर्ज हो गया था निशा। मेरे सर पे जैसे जुनून सवार था, जिंदगी में कुछ बनने का, खूब पैसा कमाने का। और सीमा से बेहतर ऑप्शन और कौन हो सकता था? वो ऐसी सीढ़ी थी जिस पे चढ़ के मैं वो सब कुछ पा सकता था जो मैं अपने बलबूते शायद कभी नहीं पा सकता था। गिरीश का एक एक लफ्ज किसी खंजर की तरह मेरे सीने को तार तार कर रहा था। मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए गिरीश बोला, मुझको माफ कर दो निशा, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था। मैंने गिरीश का हाथ झटक दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हारे जैसे मौका परस्त इंसान को कभी चाहा था। तुम मेरी जिंदगी में तो क्या, मेरी यादों में आना भी डिजर्व नहीं करते। मत भूलो कि मैं अब किसी और के कैनवस की पेंटिंग हूं। मुझसे फिर कभी मत मिलना। ये कहते हुए मैं कॉफी शॉप के बाहर आ गई। बारिश अब भी बरस रही थी, पर मुझे घर जाना था, अपने घर, अपने आलोक के पास। मेरे कदम घर की ओर बढ़ने लगे।
मैंने दाएं हाथ से जूड़े में बंधे अपने बालों को खोला और खुद से कहा, अब ये बाल तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे आलोक। बारिश की बहती बूंदों के साथ आज मैंने अपने सारे अपराध बोध और सारी यादों से मुक्ति पा ली थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।